2022 के चातुर्मास के पश्चात उज्जैन प्रवास में सिद्ध चक्र महामंडल विधान लक्ष्मीनगर, इसके साथ ही जेल प्रवचन, नगर निगम का प्रवचन, ये तो सब हुआ ही। उज्जैन में सांस्कृतिक वैभव को बढ़ाने के लिए, पर्यटकों के लिए हिंदू धर्म से परिचय कराने के लिए शिव के संपूर्ण अवतारों के साथ साथ उनके शिव पुराण को जो पत्थरों पर उकेरा गया और एक बहुत ही खूबसूरत कृति के रूप में महाकाल लोक का निर्माण हुआ। मैं उज्जैन गया था, इसलिए यह इच्छा थी कि क्यों ना एक बार महाकाल लोक देखा जाए। मैंने उज्जैन के जिलाधीश कलेक्टर भाई आशीष सिंह के पास खबर पहुंचाई। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप पधारो, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके साथ चलते हुए पूरा महाकाल लोक आपको दिखलाऊंगा। वे वचन के मुताबिक महाकाल लोक के द्वार पर अन्य अधिकारियों के साथ मेरे इंतज़ार में खड़े थे। मैं अपने भक्तों के समूह के साथ महाकाल लोक पहुंचा। महाकाल लोक बनने के बाद यह पहला अवसर था कि कोई दिगंबर साधु उसका अवलोकन करने के लिए, उसे देखने के लिए महाकाल लोक। मेरे मन में विचार था कि एक बार देखो तो सही, कितना खर्च करके इतनी बड़ी विरासत तैयार की गई है, तो उसके पीछे की मंशा क्या है? सिर्फ सनातन को आगे बढ़ाना, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, भगवान शिव के संपूर्ण चरित्र को प्रकट करते हुए लोगों को उससे परिचित कराना उसका एकमात्र उद्देश्य। और महाकाल की यह नगरी, तीर्थों की यह नगरी, मंदिरों की यह नगरी, धार्मिक यह नगरी, वहाँ पर इसकी आवश्यकता सरकार ने महसूस की और उसका निर्माण हुआ। तो मैं पहुँचा, आशीष सिंह जी ने स्वागत किया, अगवानी की। द्वार पर ही उन्होंने शुद्ध जल से पैर धुलाए। उसके बाद सम्मान के साथ मुझे महाकाल लोक लेके गए। कलेक्टर साथ हो और मैं चल रहा हूँ तो फिर तो अपने आप स्थिति अलग हो जाती है, परंतु उनके साथ होने का एक कमी जरूर रह जाती है कि सब काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। आप इत्मीनान के साथ आराम से सब चीज़ नहीं देख सकते, समय कीमती होता है। फिर भी 2 घंटे वो साथ रहे पूरा, जब तक उन्होंने स्कूल की ओर जहाँ मेरा विश्राम था वहाँ तक नहीं छोड़ दिया। मैं ऊपर चढ़ गया, तब बोले गुरुदेव ठीक आप जाओ, अब मैं। तो पूरा का पूरा उन्होंने महाकाल लोक दिखाया। उसे देखने के पश्चात मुझे लगा कि जब महाकाल लोक बन सकता है तो महावीर लोक क्यों नहीं बन सकता है? महावीर लोक भी बन सकता है, परंतु फर्क इतना है कि महाकाल लोक को बनाने वाली सरकार है और महावीर लोक को बनाने वाली समाज है। जहाँ सरकार है वहाँ पर पैसे की कोई टेंशन और कोई चिंता नहीं होती। वहाँ तो 200, 500, 1000 करोड़ रुपए यूं ही घोषित कर दिए जाते हैं और काम चालू हो जाता है। समाज में यदि कुछ चीज़ बनाने जाओ तो वहाँ पर तो 2, 5, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट भी ले लो तो मीटिंग में उपस्थित लोग कहते हैं कि इतनी व्यवस्था कहाँ से होगी। निश्चित तौर पर एक समस्या आती है। फिर भी वहाँ पर देखने के बाद बहुत कुछ जानने को, समझने को, सीखने को और करने को मिला कि अपन भी ऐसा कर सकते। वह देखने के बाद में वहाँ से रात्रि विश्राम, वहीं पर मैंने महाकाल लोक के अंदर ही स्थान बना है भारत माता मंदिर के पास में, वहाँ रात्रि विश्राम किया। वहाँ से निकल करके सुबह, क्योंकि पहले दिन तो इतने अच्छे से देख नहीं पाए थे, पब्लिक भी बहुत थी, तो सुबह 1 घंटे का समय हमने इसी के लिए निकाला कि 1 घंटे पूरा महाकाल लोक फिर से देखेंगे, फिर चलेंगे। और पूरा सुबह 1 घंटे देखा। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हुए सीधे भेरूगढ़ जेल पहुँचे। भेरूगढ़ जेल में 11 तारीख को प्रवचन हुआ। प्रवचन के पास कल जो मैं बात बता चुका हूँ, महाकाल लोक की बात भूल गया था, इसलिए आज बताया। महाकाल लोक से सीधे जेल, जेल से नगर निगम, नगर निगम से बोर्डिंग और बोर्डिंग से तपोभूमि वापसी हो गई। तपोभूमि वापसी इसलिए हो गई, मैं चाहता तो और उज्जैन में रुक सकता था, लेकिन 17 तारीख को तपोभूमि स्थापना दिवस के अवसर पर, तपोभूमि स्थापना दिवस का तो मनाना ही था, साथ ही दोपहर में एक विशालतम आयोजन था पिच्छी आराधना महोत्सव का। अद्भुत आयोजन, आज तक नहीं हुआ ऐसा आयोजन।
लोग अपने अपने घरों से पिच्छियां लेकर के आए। आचार्य विमल सागर जी की पिच्छी आई, बोले 40 साल पहले उन्होंने हमें दी थी। इंदौर का सोनी परिवार लेकर के आए, 40 साल पहले दी थी। सरमती सागर जी की पिच्छी आई, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पिच्छी आई, और भी बड़े बड़े आचार्यों की पिच्छिकाएँ यहाँ पर उपस्थित हुई। हम लोगों ने पहले से ही नाम आने पर यहाँ एक बड़ा भारी फ्लैक्स लगाया था, जिसमें कौन से आचार्य की पिच्छी कौन सा परिवार लेकर के आया है उनके नाम का उल्लेख किया गया। कई के घरों में तो 5-5, 7-7 पिच्छियाँ हैं, और बड़े बड़े आचार्यों, बड़े बड़े ऋषि साधु संतों की पिच्छियाँ हैं। वो सब लोग पिच्छी लेकर के आए। अपने यहाँ छड़े वाले बाबा, उनके घर से ढेर सारी पिच्छी आई थी कि हमारे इसकी पिच्छी, मेरे कमाल हो गया भाई। धर्मसागर जी की पिच्छी भी आई थी, सबसे प्राचीन और पुराने आचार्य जिनके मैंने दर्शन नहीं किए, उनकी पिच्छी भी आई थी। तो ये सब पिच्छियाँ, यहीं पर कार्यक्रम था, सब लोग बैठे, अद्भुत आयोजन। यानी मैं भी सोचता हूँ कि वो कार्यक्रम कैसे मेरे दिमाग में आया और कैसे मैंने घोषित किया और कैसे लोग यहाँ पर दूर दूर से पिच्छियाँ लेकर के आए। ये तो हुआ ही जब वो पिच्छी की शोभा यात्रा निकली। सभी लोग अपने माथे पर पिच्छी लेकर के चल रहे, और एक हमने हाथी बुलाया था। क्या बुलाया था कि मुख्य पिच्छी वाले को एक हमने प्रमुख बनाया था। उसमें भाई भरत काला, संगीता काला प्रमुख बनकर के उस पिच्छी आराधना में शामिल हुए। कुंतु सागर जी महाराज की पिच्छी लेकर के वो यहाँ पर आए थे, तो हाथी पर उनको बिठाया गया, हाथी पर पिच्छी लेकर के वो चले। तो अपने आप में अनूठा था। अनूठा होने के साथ साथ इस बार का जो पिच्छी परिवर्तन था, ये सब कुछ होने के साथ पिच्छी की आराधना के साथ हमने निश्चित किया था कि संघ में जितने साधु संत हैं, उन सभी साधु संतों के परिवार वालों को ही इस बार पुरानी पिच्छी दी जाएगी। मैंने अपने परिवार में रहने वाले रमेश यासा जी को बुलाया, क्योंकि परिवार में सबसे बड़े इस समय वो ही है, तो उन्हें पिच्छी दी। शांति तीर्थ महाराज के परिवार से लोग आए, उन्हें दी। प्रिय तीर्थ महाराज के परिवार से लोग आए, उन्हें दी। इसके साथ ही पूर्ण तीर्थ महाराज, पूज्य सागर जी महाराज, शांत प्रज्ञा माता जी, इन सब लोगों के परिवार से जो लोग यहाँ पर रहे, उन लोगों को वह पिच्छिकाएँ, पहली इनकी पिच्छी थी, क्योंकि दीक्षा का पहला ही इनका चतुर्मास और पहला ही पिच्छी परिवर्तन था। तो मैंने कहा पहली पिच्छी तुम्हारे घर में ही जाना चाहिए। जिस घर परिवार ने पिच्छी को पकड़ने की स्वीकृति प्रदान की है, उस परिवार में पहली पिच्छी जाए और उस घर में हमेशा स्थापित रहे। अब मैंने अपनी पहली पिच्छी किसे दी थी मुझे ढंग से याद ही नहीं, पर इनकी तो कम से कम लाइफ टाइम याद रहेगी। कहाँ पर है? घर में ही है। तो ये दिमाग में कई बार ऐसी अच्छी अच्छी बातें आ जाती धर्मिष्ठा, तो अपन कर देते हैं क्या, तो वो काम हो गया, पिच्छी परिवर्तन हो गया। अद्भुत कार्यक्रम पिच्छी परिवर्तन का। अब मुझे यहाँ से विहार करना था एक महायात्रा के लिए 17 तारीख, और महायात्रा मैंने बनाई थी 8 साल की, और 8 साल की यात्रा में पूरा राजस्थान से होते हुए दिल्ली, हरियाणा, बद्रीनाथ से उत्तर प्रदेश होते हुए झारखंड, बिहार, ये सब करते हुए सम्मेद शिखर से चलते आंध्रा, तेलंगाना होते हुए गोमटेश्वर, वहाँ से महाराष्ट्र, गिरनार, ये सब कुछ करते हुए ऐसी यात्रा 8 साल की महायात्रा पूरी कागजों में तैयार हो गई थी कि अब जाना ही जाना है। लेकिन नहीं जा पाया। वजह, पहली वजह तो राहुल गांधी। क्या? पहली वजह तो राहुल गांधी बन गया, और पहली वजह वो इसलिए बन गया क्योंकि उनके आने का कार्यक्रम यहाँ पर सब लोग कहे महाराज जी राहुल गांधी आ रहे हैं, रुकना ही है। मैंने कहा चलो यार, इतना परेशान करते हो तो रुक जाते हैं, उसके बाद यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर देंगे। उसके बाद यात्रा प्रारंभ कर, रुकने का कार्यक्रम हो गया। 17 तारीख को पिच्छी परिवर्तन हुआ। अब मैंने कहा रुकना ही है। उस दिन घोषणा कर दी कि भाई जब तक राहुल गांधी नहीं आएगा तब तक अपने यहीं रहेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। अब रोज़ तारीख का चेंज हो, 26 को आएंगे, 27 को आएंगे, 28 को आएंगे, 29 को आएंगे, 30 को आएंगे, 1 को आएंगे। मैंने कहा हो गया भाई काम। जब इंदौर आ गए उसके बाद तारीख पक्की हो गई कि 29 तारीख को राहुल गांधी यहाँ पर उपस्थित हो। उसके पहले हमने 18 तारीख को यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया था और यहाँ पर वृक्ष लगाए थे, वो सब प्रक्रिया हुई थी। 29 तारीख को राहुल गांधी तपोभूमि आए, और उनके आने के पहले बाप रे बाप 4-6 दिन तो प्रशासन ने परेशान कर दिया
ये आए वो आए, ऐसा आए वैसा आया, ये चेकिंग वो चेकिंग, कह देने वाले क्या करो, हर चीज़ को बराबर तरीके से। अरे भाई कोई हम बम थोड़ी लगा देंगे हैं? लेकिन उनका प्रोटोकॉल होता है, उनकी जो व्यवस्थाएं होती हैं। यदि आप किताब भी दे रहे हो, आप पेन भी दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, तो बराबर तरीके से एक एक चीज़ की चेकिंग होती है। कर लो तुम्हारी मर्जी। और लगातार यही चलता रहा। 29 तारीख को तो ऐसा सन्नाटा यहाँ पर, किसी यात्री को नहीं, इसको नहीं उसको नहीं, चारों तरफ से बंद कर दिया गया। आने का टाइम यहाँ पर निश्चित किया है। उसके पहले तपोभूमि में लोग ही लोग, भयंकर पब्लिक, विशेष करके उज्जैन शहर के जैन समाज के जितने कांग्रेसी थे उस दिन सारे तपोभूमि में ही थे। हाँ, सब यहीं पर थे। पूरा राहुल गांधी मय तपोभूमि का वातावरण था। सही समय पर राहुल आया। आने के साथ में अंदर ही कमरे में था, साथ में कमलनाथ भी थे, नकुलनाथ भी थे, और भी बहुत दुनिया भर के त्याने। जब राहुल गांधी थे तो छोटे मोटे लोग जो है तो उनका कौन ध्यान रख रहा, कौन कौन आया। जैसे ही राहुल गांधी अंदर आया, आने के पश्चात उसके साथ लोग आने लगे, तो कमलनाथ तक को राहुल गांधी ने रोक दिया था। बोले आप बाहर रहे, और दरवाज़ा बंद हो गया। उनका ही जो पीए था वो अंदर था, और हमारा पीए सोनू शर्मा अंदर था। बस अंदर और कोई नहीं था। बस ये 4 ही लोग थे, राहुल गांधी, मैं और उसका पीए और हमारा, और कोई नहीं, सब बाहर। प्रोटोकॉल ही ऐसा था। फिर बढ़िया से बैठने के पश्चात बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। बहुत देर तक चर्चाएं चली। बातचीत होने के पश्चात, पढ़ा लिखा तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा है। बातें करने कि लोग जैसे बोलते हैं पप्पू है, नहीं, कहीं से कहीं तक बातों में और उसमें वैसा पप्पूपन लोग कहते हैं। मीडिया है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। बहुत सलीके से, तरीके से उन्होंने सभी प्रकार की चर्चाएं, वार्ताएं की, बहुत कुछ समझने की कोशिश की, और ये भी कहा कि मैं जैन धर्म को समझना चाहता हूँ। आप कोई बताओ, कोई विद्वान मेरे पास आ जाए तो वो मुझे बताए कि जैन धर्म क्या होता है, और कभी आप दिल्ली आओ तो मैं ज़रूर आपके पास वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। ऐसे कई बात बोला। इसके साथ साथ सोनू को भी अपना नंबर भी दे गया कि भाई ये करना। नंबर देने अकेली बात नहीं है, और भी आगे बताऊँगा क्या होता है। उसके बाद हम बाहर आए, स्टेज पे आकर के कार्यक्रम हुआ। थोड़ा सा स्वागत सत्कार करने के बाद सीधे यश कीर्ति स्तंभ का अनावरण उनके द्वारा किया गया, और करने के साथ ही उनकी यात्रा आगे बढ़ गई। ये सब कुछ हुआ, वो मेरी ख्याल से यहाँ से रुद्राक्ष तक भी नहीं पहुँचा होगा, और तुरंत सोनू के पास फ़ोन आ गया राहुल गांधी का। तुरंत आने की नंबर ही उसने शायद इसलिए लिया हो, वहाँ भी नहीं, तुरंत फ़ोन आ गया कि सोनू भाई अभी जितनी चीज़ वार्ता हुई है, फ़ोटो वोटो खींची, जो कुछ हुआ है, आप सब फटाफट मुझे भेज दो। तो सोनू ने, क्योंकि यही था अंदर, यही फ़ोटो खींच रहा था, इसने तुरंत उसके पास। उसके बाद भी लगातार वो संपर्क में रहने के बाद, सोनकच्छ शादी में तो जब मैं स्टेज पर ही था तो वहीं पर फ़ोन आ गए कि गुरुदेव से आशीर्वाद दिलवा दो। तो इस प्रकार से वो चलता रहा। तो राहुल गांधी के कारण मेरी यात्रा बढ़ी, लेकिन रुकने के बाद बहुत से काम हो गए। कीर्ति स्तंभ का शुभारंभ हो गया, ये सब कुछ हुआ। उनकी यात्रा तो आगे चली गई। अब हम अपनी यात्रा के बारे में विचार करने लगे। तो मैंने गुरुदेव से पुष्पगिरी बात की कि गुरुदेव ऐसी ऐसी इच्छा है, मैं आपसे वादा मैंने किया है कि पुष्पगिरी चातुर्मास करूं, और मेरे पास ये महायात्रा का एक कार्यक्रम है। आप आज्ञा करें कि मैं यात्रा करूं या आपके साथ पुष्पगिरी चातुर्मास करूं। हमारे गुरुदेव भोले वाले, उन्होंने फ़ोन में बोल दिया, बेटा तू तो यात्रा कर ले, पुष्पगिरी तो कल भी आ जाना, परसों भी आ जाना, बाद में आ जाना, क्या तकलीफ है, यात्रा की इच्छा है, जब तक कर लो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम खुश हो गए कि चलो गुरुदेव ने यात्रा की आज्ञा दे दी है, अब यात्रा करेंगे। फिर हमने बात की कि यार जब गुरुदेव ने आज्ञा दे ही दी है यात्रा करने के लिए, चतुर्मास की मनाही ही कर दी है कि हाँ कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के तपोभूमि से ना करके पुष्पगिरी से यात्रा प्रारंभ करते हैं। और ऐसा विचार करके हम पुष्पगिरी की यात्रा के लिए जाने के लिए हमने निर्णय कर लिया। अब देखो, जो नहीं होना होता वो कैसे टलता, मैं ये बताने जा रहा हूँ। हमने यहाँ से विहार किया, और विहार करने के बाद सीधे हमारा कार्यक्रम था यूनिवर्सिटी में, शिक्षा में क्रांति पर एक आयोजन था। कुलपति श्री अखिलेश जी पांडे, उनका बड़ा निवेदन कि महाराज जी आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए, वहाँ पर स्पीच दें, प्रवचन दें, क्योंकि आप जो बोलते हैं बच्चों पर सीधे इफेक्ट करेगा।
आपके प्रवचनों की बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा अखिलेश जी कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो एक प्रवचन देते देते मैं आगे चला जाऊंगा। और मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी गया और यूनिवर्सिटी में प्रवचन दिए। प्रवचन देने के बाद फिर मैं सीधे वहीं से विहार करते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ते 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 8 तारीख को मैं पुष्पगिरी पहुँच गया। पुष्पगिरी में गुरुदेव से के दर्शन किए, उनसे मिलना हुआ, उनका आशीर्वाद लिया। अब गुरुदेव कहते यहीं रहो, कहीं जाने नहीं है। अरे उस दिन तो कह रहे थे कि यात्रा पर निकल जाओ, बोलते यहीं पे रहो, कहाँ जा रहे प्रज्ञा सागर जी। अब मैंने कहा अब इनको समझाने में मनाने में टाइम लगेगा। अब मैंने कहा अभी कुछ बोलना नहीं, 2-4 दिन मैं शांत रहा। फिर गुरुदेव से कहा, फिर हम लोगों ने कहा छोड़ो अभी यात्रा में नहीं करते हैं, काम करते हैं। पास में कौन सा मंदिर है जहाँ पे अपन गए थे, काला पीर भगवान, जहाँ नहीं गंदरपुर के आगे जिस मंदिर के लक्ष्य लेके गए थे अपन, आदिनाथ भगवान का मंदिर, जामनेर। जामनेर का लक्ष्य लेकर के मैंने कहा अपन करते हैं, जामनेर चलते हैं। और जामनेर का लक्ष्य लेकर के मैं पुष्पगिरी से विहार कर गया, गुरुदेव से आज्ञा लेकर के 15 तारीख को। और 15 तारीख को विहार करके पहले सोनकच्छ गया। सोनकच्छ में 4 दिन का मेरा प्रवास रहा। वहाँ पर धर्मसभा हुई, सड़क पर ही प्रवचन हुए। बहुत अच्छे 4 दिन का प्रवास करने के बाद वहाँ से बढ़ा तो मैं गंधर्वपुरी पहुँचा। गंधर्वपुरी से आगे बढ़ते 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 सीधे मुझे पहुँचना था जामनेर। जामनेर कहीं से कहीं तक लोग उससे परिचित नहीं हैं। बहुत कम लोग जामनेर के बारे में जानते हैं कि पास में एक बहुत ही प्राचीन तीर्थ है। वो भी मुझे इसलिए पता चला क्योंकि इंदौर में किसी ने मुझे जामनेर के भगवान की तस्वीरें दिखाई थी। वो देख कर के मुझे मन में आया था कि एक बार जामनेर के दर्शन करेंगे, पर इतने जल्दी इस प्रकार के दर्शन हो जाएंगे मैंने विचार नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। बस जामनेर पहुँचे। वाकई में जामनेर का जो मंदिर है, जामनेर की जो मूर्ति है, जामनेर का जो पुरातत्व है, अद्भुत है। बहुत ही अच्छे जामनेर के पहले जामनेर के बाहर ही एक स्थान बना है, वहीं पर हमारा प्रवास रहा। आहार करके शाम को हम जामनेर पहुँचे। जामनेर के मंदिर के हमने दर्शन किए, रात्रि विश्राम किया। उसके पश्चात सुबह हम वहाँ से आगे बढ़ते हुए सीधे काला पीपल पहुँचे। काला पीपल नाम बड़े दिनों से सुन रखा था लेकिन गए कभी थे नहीं, तो काला पीपल पहुँच गए। दिसंबर का महीना था। बहुत ही अच्छे तरीके से काला पीपल के लोगों ने स्वागत किया, अगवानी की, और वहाँ पर पहले दिन से ही धुआंधार प्रवचन और आनंद यात्रा चालू। ऐसी स्थिति बनी कि 2 दिन ही हम ऊपर हॉल में प्रवचन कर पाए। तीसरे दिन हमें सड़क पर आना पड़ा पांडाल में, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं थी कितने लोग बैठ सकें। सभी जाति के लोग आने जाने लगे और नीचे कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। और यहीं पर हमने नया साल मनाने का निर्णय किया। अब कैसे नया साल मनाते हैं इसकी शुरुआत हम 2023 की कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।